हेलो सबको। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। हम शुरू कर रहे हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करे, पर अब उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और एग्जीक्यूटिव हेड। यानी कि ये सिर्फ जो है एक एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये सिर्फ एक अपनी पोजीशन पे होता है, ये सारी चीज़ें प्रूव करता है, पर जो असली पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास लाई करती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जिनके पास जो 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 है डिपार्टमेंट है, जैसे कि डिफेंस हो गया कुछ भी। पर जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके हेड तो जो प्रेसिडेंट ही होते हैं, जैसे कि टूरिज्म मिनिस्ट्री कह सकते हैं या हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। रियल पावर जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के और प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। ये ये हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि मोनार्क बस है, पर रूल वहाँ पे जो उनकी जो इलेक्टेड ऑफिशियल बॉडीज हैं वो ही करती हैं। ये सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट के रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो क्या कहता है हमारे जो है प्रेसिडेंट के बारे में। सो आर्टिकल्स जो 52 है वो कहता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सॉरी यानी कि इंडिया का एक जो है प्रेसिडेंट वो होना चाहिए। और आर्टिकल 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो वेस्टेड कहाँ पे हैं, प्रेसिडेंट में। यानी कि अगर कोई भी जो लॉ है जो पास होना है या कोई भी लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होना है, उसके लिए लास्ट में इनका अप्रूवल लगता है। पर जो है ये अप्रूवल, यानी कि ये एक दो बार ये अप्रूव के लिए तो भेज सकते हैं, पर ये तीसरी बार कैंसिल नहीं कर सकते। जो आर्टिकल 54 है उसमें जो है बताया गया है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। और आर्टिकल जो 55 है वो भी इसी से ही कनेक्टेड है, वो है मैनर ऑफ इलेक्शंस। जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है इसके बारे में मैं आपको आगे ब्रीफ से बताऊंगा, घबराना मत इन दोनों चीज़ों के बारे में। ये एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, वो भी बताऊंगा कैसे। सो घबराइए मत। आर्टिकल 56 जो है वो बताता है टर्म, यानी कि एक प्रेसिडेंट कितना समय तक अपने ऑफिस में रहता है। यानी कि जो एक प्रेसिडेंट है वो रहता है 5 साल तक, पर ये दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार इलेक्शन लड़ सकता है। इलेक्शन लड़के जीत भी सकता है और अपनी सीट पे बैठ भी सकता है। और आर्टिकल 57 भी यही कहता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि ये जो दोनों हैं ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और आर्टिकल 58 जो है ये क्वालिफिकेशंस की बात करता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया का सिटीजन तो होना चाहिए और उसकी उम्र जो है 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और वो जो है लोकसभा के लिए, सॉरी, यानी कि जो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा, यानी कि जब वो अभी आप इलेक्शन गए थे, आपने जो है अपने यहाँ पे इलाके में एमपी के लिए वोट करा होगा, वो एमपी जो है वो जाके पार्ट बने हैं लोकसभा के। तो आर्टिकल 59 जो है वो कंडीशंस बताता है ऑफिस की, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं होना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो किसी भी ऐसे जो है एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट नहीं होने चाहिए जिससे के कारण उन्हें पैसे मिले, या रुपए मिले या डॉलर मिले। और आर्टिकल 60 जो है वो ओथ, यानी कि शपथ, इनको जो शपथ है वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि इनकी शपथ में शामिल होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 जो है वो इम्पीचमेंट, यानी कि अगर प्रेसिडेंट जो है उनकी इम्पीचमेंट उनको जो है रिमूव करना है, सॉरी सॉरी, अगर जो प्रेसिडेंट है उनको अपने ऑफिस से रिमूव करना है, अगर उन्होंने कोई अगर कोई उन्होंने वॉयलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की, या उन्होंने कुछ ऐसा गलत काम किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो है खिलाफ है, तो उनके इम्पीचमेंट के लिए जो है एक मोशन पास हो सकता है। जो आर्टिकल 62 है वो कहता है इलेक्शंस टू फिल अ वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का ऑफिस भरने के लिए इलेक्शंस होने जरूरी हैं। और प्रेसिडेंट की एब्सेंस में इनकी जगह जो है वो वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट की।
जो प्रेसिडेंट होता है, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा, जो प्रेसिडेंट होता है, आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते। क्या आपने कभी अपने पिताजी से सुना है कि मैं प्रेसिडेंट के लिए वोट कर रहा हूँ, यानी कि हम हमारा प्रेसिडेंट तो ये होना चाहिए? नहीं, क्योंकि हम वोट नहीं करते। इनकी जो वोटिंग होती है वो जो है दोनों हाउस के लोग सेंट सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के लिए हम डायरेक्टली जो है वोट करते हैं, और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, कुछ तो इनको जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चुनती हैं, और कुछ को प्रेसिडेंट खुद अपने हाथों से चुनते हैं। और जो राज्यसभा का टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, और लोकसभा का टेन्योर होता है 5 साल। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जो भी एमएलए होते हैं आपके इलाके के, आपको पता ही होगा, जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के, वो इनके लिए वोट करते हैं। ये वोटिंग सिस्टम कैसा होता है? एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे कि मान लीजिए एक, दो, तीन और चार, चार लोग हैं, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हैं। अब आप आए, आपने कहा कि 2 नंबर को तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि ये होना चाहिए, पर अगर ये नहीं जीतता तो उसके बाद 4 नंबर, इसके बाद 1 नंबर, और फिर लास्ट में मेरी प्रेफरेंस है 4 नंबर। और ये जो तरीका है, इसी तरीके से जो है वोटिंग होती है, यानी कि आपने बताना है कि ये नहीं तो ये। तो इस तरीके से सभी लोग अनोनमस, एक सीक्रेट बैलेट होता है जो कि उसको, जिसके तहत हम वोट करते हैं, हम नहीं, सॉरी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो वोट करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन सा होना चाहिए। और जो वोट्स होती हैं वो एमएलए की, वो डिफर करती हैं कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल एमएलए इनटू 1/1000। ये फॉर्मूला होता है एम की वोट की जो वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होती है। और जो एमपी की वोट की वैल्यू है वो डिसाइड होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स, वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। जो एमपीज हैं उनकी जो है वो ये वोट की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, पर जो एमएलए की है उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। और एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 50% से ज्यादा वैलिड वोट्स जो हैं वो सिक्योर करनी पड़ती हैं, फिर ही वो देश का प्रेसिडेंट बन पाता है। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट हैज वेरियस पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट जो है वो हेड होते हैं एग्जीक्यूशन के, पर उससे जो बड़ा काम वो करते हैं वो है अपॉइंटमेंट्स। यानी कि वैसे तो ये डिसीजन पार्टी का इंटरनल होता है, पर जो इनकी शपथ वगैरह है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, जो कि है प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और गवर्नर्स ऑफ स्टेट। और ये गवर्नर्स ऑफ स्टेट के थ्रू सारी यूनियन टेरिटरीज के ऊपर अपना कंट्रोल भी रखते हैं प्रेसिडेंट। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को भी प्रेसिडेंट जो है वो ही अपॉइंट करते हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के भी इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी, यूपीएससी और फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन्स को भी यही अपॉइंट करते हैं। अब हम इनकी बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स की। जैसे कि हमको पता है कि गवर्नर जो है वो सजा भी माफ कर सकता है, वही सेम चीज प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं, पर उसकी बात भी हम आगे करेंगे, वो जुडिशियल पावर्स में है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स की। ये जो है पार्लियामेंट को बुला सकते हैं और डिसॉल्व कर सकते हैं। देखिए, समन, प्रोहिबिट्स और डिसॉल्व्स, यानी ये इनके पास इतनी पावर होती है कि ये पार्लियामेंट को बुला भी सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि कुछ मेंबर्स को जो है वो प्रेसिडेंट खुद जो है नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ टू राज्यसभा, यानी कि ये 12 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, उनको ये खुद जो है अपॉइंट करते हैं लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस में से।
और ये जो है दो एंग्लो इंडियंस को जो है पहले ये अपॉइंट कर सकते थे, पर अब जो ये चीज़ जो है ये नहीं होती, ये इसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके लिए 104 अमेंडमेंट जो की थी 2019 में की गई थी, और ये इसको इस अमेंडमेंट को अब जो है ख़त्म कर दिया गया है। और जो इनकी दो लेजिस्लेटिव पावर्स और हैं वो क्या है, गिव एसेंट टू बिल्स, यानी कि ये रिटर्न कर सकते हैं किसी बिल को, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भी दोबारा जो है हाउसेस में भेज सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिकंसिडरेशन एक्सेप्ट इन मनी बिल्स, यानी कि पर जो मनी बिल है वो जो इंट्रोड्यूस होता है वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ ही होता है, ये उसके प्रेसिडेंट की जो है रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल नहीं लाया जा सकता। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, यानी कि ये ऑर्डिनेंस को जो है लागू कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, यानी कि अगर देश के लिए कोई ज़रूरी फैसला जो है लेना है और जो दोनों पार्लियामेंट्स हैं वो सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो है ये फैसला खुद ले सकते हैं। अब फाइनेंशियल पावर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम एनुअल बजट की बात करते हैं। जो एनुअल बजट है वो भी इनके अप्रूवल से ही मिलता है, और उसके साथ साथ ही जो एनुअल बजट पेश करती है फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंडर, उसको भी हर 5 साल में ये ही अपॉइंट करते हैं। अब हम बात करेंगे मनी बिल। जो कि मनी बिल है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ अंडर आर्टिकल 110। अब हम बात करेंगे जुडिशियल पावर्स की। जुडिशियल पावर से जो है, यानी कि ये किसी कैदी को जो है पार्डन, रिप्रीव्स, रिस्पाइट्स और रिमीशन कर सकते हैं उनकी सजा की, और कैन कम्यूट डेथ सेंटेंस और अपॉइंट्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये तो हम पहले बात कर ही चुके हैं। यानी कि अगर किसी कैदी को जो है फांसी की सजा हुई है, कि उस फांसी को लाइफ सेंटेंस, यानी कि उसको ये उम्र कैद में भी तब्दील कर सकते हैं, और किसी की सज़ा बहुत ज़्यादा है ये उसकी सज़ा भी कम कर सकते हैं, ख़त्म करके उसको घर भी भेज सकते हैं। ये सब जो है प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। अब हम बात करेंगे मिलिट्री पावर्स की। प्रेसिडेंट जो होते हैं ये सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन फोर्सेस के। प्रेसिडेंट है सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, और ये अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। और जो प्रेसिडेंट है वो ही वॉर और पीस जो है डिक्लेयर करते हैं, यानी कि अगर आज इंडिया पाकिस्तान को धोने निकल जाए तो उसकी डिक्लेरेशन जो है वो प्रेसिडेंट ही करेंगे। जो हमारे आज के प्रेसिडेंट हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, सॉरी द्रौपदी मुर्मू। और जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बाद आए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, फिर वीवी गिरी जी, फिर फारूकुद्दीन अली अहमद जी, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह जी, फिर आर वेंकटरमन की, और शायद उनके बाद नहीं मुझे याद। फिर बीच में एपीजे अब्दुल कलाम भी बने थे, रामनाथ कोविंद जी से पहले प्रणब मुखर्जी थे, और एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी के बीच में भी एक थे, जो मेरे अभी याद नहीं है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट्स में लिख देना। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी पावर्स की, यानी कि देश में आपको पता है 3 तरह की इमरजेंसी लगती है। पहली इमरजेंसी जो है वो है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इसके तहत जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 टू 356, यानी कि इसमें तीन जो इमरजेंसीज हैं उसका जिक्र किया गया है। प्रेसिडेंट 3 तरह की इमरजेंसीज लगा सकता है। पहली जो नेशनल इमरजेंसी है, यानी कि अगर देश के ऊपर कोई हमला कर दे, या कोई आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि हथियारबंद जो है विरोध देश की सरकार के खिलाफ हो जाए, तो देश की सरकार जो है वो इमरजेंसी लगा सकती है, और उसके तहत ये आर्टिकल 352, इसके तहत नेशनल इमरजेंसी लगेगी। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के सभी सस्पेंड कर दिए जाएंगे, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 के बिना। और ये जो आर्टिकल कौन से है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाए हैं फंडामेंटल राइट्स की में। आपने उस वीडियो को देख के इस वीडियो के अंदर कमेंट करना है, आपको आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, और वीडियो पहले ये वीडियो को पूरा देखना फिर उसको देखना। और इसका एग्जाम्पल है जो 1975 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी। अब हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी की, यानी कि अगर किसी स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाए, यानी कि अगर स्टेट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, स्टेट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है, तो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड कर सकता है और स्टेट में प्रेसिडेंट रूल रख सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 2018 में जम्मू और कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा था। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है
वो होती है जब देश में पैसा खत्म हो जाए, यानी कि सरकार के पास जो है पैसे की बहुत ही ज्यादा तंगी आ जाए, तो वो क्या करेंगी, सरकार इस केस में जो सैलरी कट कर देगी सरकारी कर्मचारियों की। और ये भगवान की कृपा से आज तक इंडिया में डिक्लेयर नहीं हुई है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेशन कर दी, यानी कि कुछ भी हमारे संविधान की उल्लंघना कर दी, तो हाउस में एक मोशन पास होगा। अगर उसको 1/4 मेंबर जो है इसको अप्रूव कर देते हैं, और दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी कह देती है कि हाँ इस इनको रिमूव कर दो, तो प्रेसिडेंट जो है उनको रिमूव कर दिया जाएगा और नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे। और उस समय जब तक वो अपनी ऑफिस में नहीं होंगे, तब तक जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है उस ऑफिस में रहेंगे। आज तक कोई भी प्रेसिडेंट इंडिया के आज तक इम्पीच नहीं किए गए हैं। अब हम आएंगे 7th पार्ट में, जिसमें है 4 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। सबसे पहली अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट, जो हुई थी 1976 में। इसमें जो है प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की पावर्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ कर दिया गया था, कि अगर इमरजेंसी लगती है देश में तो प्रेसिडेंट के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स आएंगी। फिर आता है आर्टिकल 44, सॉरी 44th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट होती है जब भी संविधान में कुछ बदला जाता है। 44th अमेंडमेंट हुई थी साल 1978 में, जिसमें जो है प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी की पावर्स थी उसको कम कर दिया गया था। क्योंकि इसमें एक चीज ऐड कर दी गई थी कि अगर जो है 6 महीने के बाद जो है इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है, तो पार्लियामेंट के हाउसेस का अप्रूवल लगेगा। और आर्टिकल 61st 1988 में हुआ था अमेंडमेंट, सॉरी 61st अमेंडमेंट जो थी वो हुई थी 1988 में। इसमें जो है वोटिंग एज को 18 साल से रिड्यूस करके 21 साल कर दिया गया था। और फिर आती है 104th अमेंडमेंट जो 2019 में हुई थी। इसके बारे में हम पीछे बात करके आ चुके हैं। वो है कि जो एंग्लो इंडियन सीट्स थी लोकसभा और राज्यसभा, उनको जो है वो रिमूव कर दिया गया था। यानी कि पहले रिजर्वेशन होती थी एंग्लो इंडियन सीट्स की, और 2 एंग्लो इंडियंस को जो है हमारे प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करते थे, उनको 2019 में रिमूव कर दिया गया था। अब हम आए हैं कंक्लूजन में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर हेड हुज प्राइमरी ड्यूटी इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि प्रेसिडेंट की ड्यूटी सिर्फ संविधान को बचाना ही है। यानी कि ये एक नॉमिनल हेड है, जो पर असली अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही रहती है। पर इमरजेंसी के दौरान जो है प्रेसिडेंट वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, तो आपकी स्क्रीन पर जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है आप इसको ओपन करें और सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो देखें। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं। थैंक यू। दैट्स फॉर टुडे।